नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक खास शो लेकर आए हैं जहां पर रोजाना बात होती है आपके निवेश लक्ष्यों की और आपको बताया जाता है कि आपके निवेश लक्ष्यों को पाने के लिए आपको किस तरह की आर्थिक रणनीति अपनानी चाहिए, बनानी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, निवेश से लेकर इंश्योरेंस के मुद्दों पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से अपने घर को खरीदने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि घर खरीदना हर भारतीय का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हम बचपन से ही मन में ये बात बैठाए रखते हैं कि जब भी कमाना शुरू करेंगे जो पहला निवेश होगा वो घर खरीदने के लिए होगा। कुछ लोग घर को ही अपना पहला निवेश मानते हैं, लेकिन क्या वो समय हो जब आपको ये समझ में आए कि आप घर खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? कैसे आपको इस पर जोर देना चाहिए, कैसे इस बात का आपको विश्लेषण करना चाहिए अपनी आर्थिक ज़िंदगी में हो या आपकी इमोशनल नीड्स में हो कि आप घर खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। हर्ष उंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। हर्ष, स्वागत है आपका। और बुनियादी तौर पर काफ़ी अहम सवाल, क्योंकि हम सब जो है घर खरीदना एक स्टेटस सिंबल या सोसाइटी की एक्सेप्टेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और कम से कम एक अदद घर तो हो, ये सबका सपना होता है। उसके बाद अगर आपके पास क्षमता है तो आप एक से ज़्यादा घर भी खरीद सकते हैं। लेकिन वो समय जब आपको समझ में आए कि आप घर खरीदने के लायक हो गए हैं, वो कौन सा समय होता है? तो इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो जिस घर में आप रहते हैं वो निवेश नहीं हो सकता, तो उसको निवेश की तरह बिल्कुल ना देखें। तो जो निवेश के आंकलन होते हैं, रिस्क और रिटर्न और लिक्विडिटी, उस पैरामीटर्स में ना देखें। घर घर होता है, उसकी अहमियत एक समाज में संकेत देने के लिए, एक सिग्नल देने के लिए बहुत जरूरी है। कई हमारी जनरेशन से ये होता आ रहा है कि जब आदमी का कितना सामर्थ्य है, वो वो अपने घर में रहता है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो एक तरीके का सिग्नल होता है सोसाइटी को कि अब मेरे पास न सिर्फ इतने पैसे हैं कि मैं डाउन पेमेंट कर सकूं, बट मुझे अपने फ्यूचर की इनकम पर भी इतना भरोसा है कि मैं ये घर खरीद सकता हूं। तो ये दोनों ही चीजों का संकेत जो है समाज को देता है। लेकिन और इससे एक मन के अंदर एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी होती है जिसका बहुत महत्व है। नॉर्मली ये जो रेंट वर्सेस बाय जो कैलकुलेटर्स हम देखते हैं, और एक यंग जनरेशन में ये एक काफी चर्चित विषय है कि अ, अपना घर खरीदिए ही ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स सिर्फ प्लेन सिंपल आंकड़ों से देखेंगे तो शायद रेंट ज्यादा ठीक पड़ता है। लेकिन ये जो आकलन होता है, ये जो आंकड़े होते हैं रेंट वर्सेस बाय में, जो ये मन का सुरक्षित, फीलिंग सेफ, फीलिंग स्टेबल एंड सिक्योर, ये जो एक फीलिंग है, इसकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली उन कैलकुलेटर्स में नहीं होती। लेकिन सेफ और सिक्योर आदमी को कब लगेगा? जब घर के अलावा, वो निवेश नहीं है जैसे मैंने कहा, उसके अलावा भी कम से कम इतने पैसे तो उसके पास बचे कि 6 महीने की एक इमरजेंसी फंड के लिए उसके पास पैसे हों, जिसमें कि ईएमआई भी इंक्लूडेड हो। और फ्यूचर में जो ईएमआई वो देगा, वो अपनी उसकी जो महीने की आमदनी है उसका 35% से जो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी पेशा है तो सैलरी का 35%, और अगर अपना व्यवसाय करता है तो जो एक रफली रेगुलर मंथली इनकम होगा उसका 35%। और ये ध्यान रखने की चीज है कि ये 35% न सिर्फ होम लोन ईएमआई हो,
ये होम लोन ईएमआई और कोई लोन हो तो उसका ईएमआई सब मिला के 35% होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं कि डाउन पेमेंट देने के बाद कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास हो और आपका जो ईएमआई हो सभी लोन्स का मिलाकर वो आपकी महीने की आमदनी का 35% से ज्यादा ना हो, तब आप घर खरीदने की सोचें। एक दूसरा भी इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि घर तब खरीदें जब आप कोई शहर के प्रति आपका जो नजरिया है वो उस शहर में रहने के जो आपके प्लान्स हैं वो कम से कम 5 साल के हों। क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम घर खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इसके इतना कॉस्ट होता है कि कम से कम अगर 5 साल आप उसको नहीं रखें तो वो कॉस्ट काफी भारी पड़ता है। तो क्लियरली जो जिस घर में आप रहेंगे उस घर को खरीदें। कई लोग होता है कि दूर दराज के इलाके में खरीद लेते हैं और फिर जहां पे वो काम करते हैं उसके पास में भाड़े पे रहते हैं, तो जो सामाजिक संकेत का जो वैल्यू है वो उसमें नहीं मिल पाता। तो मतलब जिस घर में रहते हैं वो अगर आपको मिल रहा है इन आंकड़ों में और उस शहर में आप 5 साल तक रहने का आपका विचार है, तब आपको घर खरीदना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से काफ़ी बुनियादी बातें आपने कही जिन पर मंथन करना ज़रूरी है जब आप घर लेने के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी ही है आपको, डाउन पेमेंट की और साथ ही रीपेमेंट, जो कि मेरे ख्याल से एक अहम मुद्दा है। चर्चा में हम बाद में इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही कारणों से घर लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ कारण तो आपने बताए। एक कारण जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप उस पर तवज्जो दे दें, वो ये है कि अधिकतर ज़रूरत नहीं होती है घर खरीदने की, लेकिन क्योंकि आपके पास आपको एक विरासत बनानी होती है, क्योंकि एक पास इट ऑन एसेट भी है जो आप देना चाहेंगे अपने बच्चों को। समाज में आप बताना चाहेंगे कि मैंने खुद अपने लिए घर ले लिया है। आपका जो स्टेटस है वो डिसाइड होता है कि आपके पास कितने घर हैं या नहीं है। अधिकतर लोग इस मानसिकता के दबाव में आकर हर्ष घर लेते हैं। जरूरत नहीं है लेकिन इस मानसिकता के दबाव में आके आप घर ले रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कितना गलत फैसला हो सकता है? तो 2 चीजें हम कर सकते हैं। आपने विरासत की बात की, तो विरासत की प्लानिंग जब आपकी अपनी जिंदगी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तभी तो ना आप विरासत में कुछ देंगे। नहीं तो वो आप अपनी जिंदगी की प्लानिंग करे बिना विरासत की प्लानिंग करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी खुद की जिंदगी में जब जरूरत आएगी तो वो उस विरासत में से आपको बोरो करना पड़ेगा। तो विरासत तब होती है। और मेरे ख्याल से जरूरत के लिए घर लेना और उसका एक एक पहलू ये होना कि सामाजिक संकेत है, वो एक सोशल सिग्नल दे रहे हैं, वो तब तक ठीक है। उसके आगे अ, अब जो महानगरों में जो स्थिति है उसमें किसको आप बताने जाएंगे कि मेरे पास 2 घर है, मेरे पास 3 घर है। अ, तो वो तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स है, वो भी आप बता सकते हैं। तो वो दिखता नहीं है, तो वो तो शेखी बगारने जैसा हो गया और बहुत हाई कॉस्ट होता है। मतलब प्रॉपर्टी खरीदना बहुत ही हाई इन्वॉल्वमेंट असेट है। अगर उसको आप भाड़े पे देते हैं, मैं निवेश वाले घर की बात कर रहा हूँ, भाड़े पे देते हैं तो रेंटल वालों से डील करना, वो कभी टाइम पे पैसा नहीं आया तो उसका जो इशू होता है, काफी दिक्कतें होती है, खाली रहता है घर, कई बार उसमें मरम्मत कराओ। नॉट ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप लाइटली लें। और उसके बाद अगर आप ये सोचें कि उसमें रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, तो अगर आप लंबे समय में देखें तो उसका रिटर्न कोई बहुत अच्छा आता हो लंबे समय, कभी कभार आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आपने कभी सही टाइम पे कर लिया। टिपिकली हाईएस्ट रिटर्न मिलता है जब आपने खरीदा अंडर कंस्ट्रक्शन और खरीद बंद होने और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बेचा। बट वो चूंकि रिस्क पूरी हो गई, वो आपने इतनी बड़ी रिस्क ली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने की, उसका वो रिवॉर्ड होता है जब वो कंप्लीट होता है। और वो रिवॉर्ड आते आते कई बार 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं। तो वो रिवॉर्ड कितना सही है वो देखने की बात है। बट कमिंग बैक, जो आपने बात कही, अपना घर खरीदना
वो एक अलग डिसीजन है। उस घर के अलावा और कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदनी, तो वो अलग कंप्लीटली डिफरेंट डिसीजन है। उसको आकलन करने का जो तरीका होगा वो भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। बिल्कुल। अब बहुत ज़रूरी है कि जब आप को ये लगे कि आप घर घर खरीदना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी लोन लेने के बाद नहीं बनती है हर्ष। वो तभी बननी शुरू हो जानी चाहिए जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया या जब आपने ये निर्धारित कर लिया है अपने जहन में कि आपको लोन लेना है, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत लंबा लोन है। बहुत सारे लोग इसको चलाते भी रहते हैं क्योंकि हम इस पर टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। तो लोग चाहते भी हैं इसको गुड लोन की तरह अपने अपने पास रखना। लेकिन इसके साथ साथ एक रणनीति आपको बनानी होगी जहां पर ऐसा ना हो कि आप बस कर्ज ही चुकाते रहें और आपका बाकी निवेश जो है वो ठहर जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी इतना कर्ज होता है। ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड का बकाया तो बहुत आम चीज़ है। पर्सनल लोन भी लोगों के ऊपर होता है। अब इतना लोन ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है, उसके बाद वो चाहते हैं कि अच्छा अब घर का सपना भी पूरा कर लिया जाए। ये कुछ बातें हैं जो पहले सोच लेनी चाहिए, कैसे इनके बारे में सोचा जाए और कैसे इनको अमल में लाया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी सारी ईएमआईज मिला के आपकी जो महीने की आमदनी है, अगर नौकरी पेशा है तो सैलरी, व्यवसायी हैं तो जो व्यवसाय से आमदनी महीने में होती है प्राय उसका 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक रूल में सभी चीज आ जाती है। अगर दूसरी लाइबिलिटीज हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी होम लोन लेने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और घर लेने के बाद, डाउन पेमेंट करने के बाद, अगर आपके पास कोई असेट नहीं बच रहा, तो कम से कम इमरजेंसी फंड तो हो, इतना तो बचे कि इमरजेंसी फंड हो, वो भी होना चाहिए। अगर ऑलरेडी कोई घर है तो अगर ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है दूसरी, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी और घर में फर्क होता है, तो अगर दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बेच के घर खरीदने की सोचें, न कि फिर लोन लेकर घर खरीदने की। जहां तक हो सके वहां तक लोन कम लें। लोन में अभी आप ये भी समझने की जरूरी है कि अब जो ये टैक्स का ब्रेक है फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसका डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए नहीं मिलता इसका डिडक्शन। तो अगर ये डिडक्शन नहीं मिलता, और जब अगर मिलता भी है, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में भी गए हैं, तो वो 2 लाख रुपए का मिलता है। आजकल की रेट है जो 8.5-9% के हिसाब से 22-23 लाख रुपए का लोन है। अगर हस्बैंड वाइफ ले लें तो 46 लाख का लोन है। तो अगर 46 लाख से ज्यादा का जॉइंट लोन है या 23 लाख से ज्यादा का सिंगल लोन है, तो टैक्स ब्रेक भी नहीं मिल रहा इंक्रीमेंटल अमाउंट। तो ये सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, न कि जल्दबाजी में करने वाला डिसीजन। ऑलराइट, चलिए हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आसानी से दर्शकों को समझाइश दी।